morning, guys. In the previous lecture, we have started the stiffness method for analysis, and for that, we have taken one of the problem with the IK value as 2. Okay, so last time हम लोगों ने जो बीम का प्रॉब्लम देखा था, so today we will take the problem for the frame. Okay, due to the limited time, we are just taking one problem depending on the type of structure. So today we will see directly IK is equals to 3 अगर रहेगा for the frame structure, then how we can execute the stiffness method. So let us start. I'm taking the randomly problem, so be ready with the calci so that we will do the calculation very fast. फ्रेम के लिए अपने पास एक एक्स्ट्रा अननोन आएगा, दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा. ओके, देर में भी चांसेस कि बीम में भी आ सकता है, बट फ्रेम में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को अगर नॉन लिनियरिटी दिखेगी तो वहाँ पे तुम लोगों को आई के का वैल्यू 3 आएगा ही. सो लेट अस, यहाँ पे मैंने सपोर्ट्स डिफरेंट लेवल पे कंसिडर किया हुआ है. दिस इज पॉइंट ए, बी, सी एंड डी. वी विल नॉट डू दैट मच ऑफ द कैलकुलेशन बिकॉज it will consume our time. So let us take the BC member. It is subjected to UDL of 20 kilonewton per meter. Let us take one of the point load, that is point on AB, that is 40 kilonewton towards the right. If you want, we can consider the loading on the AB or CD member also. I'm just considering the loading on the AB member only. Okay, because of the calculation limit, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. Let us consider this is 100 kilonewton. So इसको मैं E पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ. ओके, बिकॉज अगर हॉरिजेंटल लोडिंग आता है मेंबर के ऊपर तो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस अलग है. अगर जॉइंट के ऊपर आता है तो उसका कंसिडरेशन अलग है. इसलिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लोडिंग जानबूझ के यहाँ पे एक कंसिडर किया हुआ है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है. ओके, वेयर एज जॉइंट लोडिंग है तो जॉइंट लोडिंग का भी यूज़ होने वाला है. एंड थर्ड वन जो अपना यहाँ पे यूडीएल है, ये सिर्फ एफईएम में कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी किसी में नहीं. सो लेट अस कंसिडर द डिस्टेंसेस. लेट अस कंसिडर दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, दिस इज योर 3 मीटर, एंड लेट अस कंसिडर दिस इज 4 मीटर. ओके, EI मैंने वैरी नहीं किया है. इवन दो इफ EI वैरीज देन इट विल बी कंसिडर्ड इन दी स्टिफनेस मैट्रिक्स. लेट अस कंसिडर EI भी वैरी कर लेते हैं, सो एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा. लेट अस कंसिडर ये जो AB मेंबर है उसके लिए ये सिंगल EI रहेगा. इसके लिए लेट अस कंसिडर 2 EI और दिस इज EI ओनली. ओके, डेल्टा कब आएगा? व्हेन ABCD जो है तुम लोगों का टोटल फ्रेम, ये नॉन लीनियर रहेगा और अनसिमेट्रिक रहेगा. वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ EI, यानी कि फ्लेक्सर रिजिडिटी अगर तुम लोगों का अलग है. देखो अभी EI 2 EI मतलब ये सिमेट्रिक है, बट तुम लोगों का जो सपोर्ट लेवल है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर है. देखो A तुम लोगों का नीचे है, D ऊपर है, मतलब यहाँ पे तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट आने ही वाला है, डेल्टा जो हॉरिजॉन्टल रहेगा. ओके, और क्या बोल सकते हो, दैट इज़ लोडिंग पैटर्न अगर चेक करोगे यहाँ पे 100 किलोन्यूटन यहाँ पे नहीं है तो भी वो एक नॉन लिनियरिटी हो गई. यहाँ पे 40 है यहाँ पे नहीं है, वो भी एक नॉन लिनियरिटी हो गई. तो इसीलिए अगर सेम टू सेम मिरर इमेज अगर आ रहा है इस पार्ट का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर इमेज तुम लोग का मिरर इमेज आएगा तो वहाँ पे IK इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा. ओके, यहाँ पे अभी मिरर इमेज नहीं आ रहा है तो IK इज इक्वल्स टू 3 आने वाला है यहाँ पे. सो लेट अस write it down. IK is equals to, that is kinematic indeterminacy neglecting axial deformation. ओके, तो यहाँ पे देखो A पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. B के ऊपर और C के ऊपर रोटेशन आएगा, वो 2 रहेंगे, और प्लस एक उनका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन आएगा. ओके, वर्टिकल पॉसिबल नहीं है बिकॉज देखो यहाँ पे रिएक्शन है तो ये वर्टिकली मूव करने नहीं देगा. D पॉइंट के ऊपर भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन C पे ऊपर पॉसिबल नहीं है. हॉरिजॉन्टल में B के ऊपर और C के ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, बिकॉज एक्सियल डिफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्टेड है. तो टोटल IK का वैल्यू इट इज़ नथिंग बट 3. इफ यू वांट टू राइट दैट IK वैल्यू देन वी कैन राइट हियर, दैट इज थीटा B, थीटा C, एंड लास्ट वन दैट इज डेल्टा. डेल्टा वी कैन से इट इज डेल्टा AB और डेल्टा CD.
ओके, BC तुम लोगों का रिजिड बॉडी मोशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है AB का और CD का, जिसका वैल्यू है तुम लोगों का डेल्टा. इट इज़ नथिंग बट डेल्टा AB एंड डेल्टा CD. So let us start with our method. That is, we have executed the first your step, that is IK value. Then next step जो अपना रहेगा that is nothing but calculation of the PL. तो calculation of the PL निकालने से पहले अपने को fixed end moment निकालना important है. So let us start with the calculation of the fixed end moments. सॉरी, फिक्स्ड एंड मोमेंट से पहले लेट अस से कि यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स असाइन कर लेता हूँ और तुम लोग का जो फ्लेक्चर यहाँ पे जो हम लोग फिक्स करते हैं वो पहले कर लेते हैं. लेट अस टेक दिस फ्रेम रिटर्न. इसमें मैं लोडिंग नहीं ले रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू टेक लोडिंग तो लोडिंग भी ले सकते हो. ए और डी पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड है. स्टिफनेस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वॉट एवर डेल्टा थीटा, ये थीटा जो रहेगा, थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा जो रहेगा उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं. सो फॉर दैट वी विल प्रोवाइड हियर, इसको मैं फिक्स कर दूंगा. सो वी विल प्रोवाइड द फिक्सिडिटी हियर एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी. ओके, जैसे हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी में बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू असाइन द कोऑर्डिनेट्स. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा थीटा बी. थीटा बी मतलब रोटेशन है तो इसलिए ये क्लॉकवाइज दिखाया मैंने. देन सेकेंड आएगा कोऑर्डिनेट दैट इज़ थीटा सी. देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स के नंबर अपने को देने पड़ेंगे. सो वी कांट राइट हियर थीटा बी थीटा सी. वी कैन से आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ थीटा बी, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज़ थीटा सी एंड थर्ड को जो कोऑर्डिनेट रहेगा इट इज़ नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस मेंबर. तो उसके लिए यहाँ पे दिखाओ या फिर यहाँ पे दिखाओ, दोनों में से एक हम लोग दिखा सकते हैं. सो लेट अस कंसिडर दिस इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट विच इज़ नथिंग बट डेल्टा. देखो डेल्टा इट इज़ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए एक तो वो हॉरिजॉन्टल रह सकता है या फिर वर्टिकल रह सकता है. वेर एज तुम लोग का जो मोमेंट है या फिर रोटेशन है वो तुम लोग का क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रह सकता है. तो उसके हिसाब से ही तुम लोग को ये कोऑर्डिनेट्स देना है. तो जो रोटेशन रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा मोमेंट. तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी मोमेंट कंसिडर करेंगे. बट जो थर्ड कोऑर्डिनेट रहेगा वहाँ पे हम लोग रिएक्टिव फोर्स कंसिडर करेंगे. ओके, यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट का समेशन लेते हैं, यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड मोमेंट का. यहाँ पे अपने को रिएक्शन जो मिलेगा एक्सटर्नल लोडिंग से उसका हम लोग समेशन लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ 3. तो थर्ड डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये सी पे भी रह सकता है और बी पे भी. ओके, तो दोनों का कंसिडरेशन मैं एक ही पॉइंट पे दिखा रहा हूँ. तो वी हैव टू टेक द एडिशन ऑफ forces at point B as well as forces at point C in the third coordinate. So this is the assigning of the coordinates. Then we will further proceed for the calculation of the fixed end moments. So let us consider fixed end moments. फिक्स्ड एंड मोमेंट्स देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इतना लोडिंग नहीं देते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड टोटल वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम मैंने टोटल ले लिया है. ए बी पॉइंट अगर देखोगे, देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट इट इज जनरेटेड ड्यू टू ओनली मेंबर लोडिंग नॉट जॉइंट लोडिंग. तो ये तुम लोगों का जो 40 किलोन्यूटन है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट में. फर्स्ट हम लोग अगर ए बी मेंबर अगर कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर ए बी. साइड में यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ सो यू विल गेट द आइडिया. दिस इज 100 किलो न्यूटन. चेक करोगे तुम लोगों का जो फिक्स्ड एंड मोमेंट रहेगा, देखो ये सिंपली सपोर्टेड है. इस साइड से देखोगे तुम लोगों को पता चलेगा ये तुम लोगों का कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके, इफ़ यू वांट यहाँ पे मैं रिएक्शन भी निकाल लूँगा. अभी तक अपने को ज़रूरत नहीं था रिएक्शन का, बट नाउ रिएक्शन का ज़रूरत है बिकॉज वी हैव द कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टली. तो ये रिएक्शंस अपने को लगेगा. फर्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग सिंपली निकाल लेते हैं, दैट इज़ एम एफ ए बी. डायरेक्शन देखो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये क्लॉकवाइज रहे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहे. अभी तुम लोगों को पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसा है. एट पॉइंट ए तुम लोगों का ए बी मिलने वाला है, तो एम एफ ए बी विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये आ जाएगा नेगेटिव और इसका वैल्यू क्या रहता है, इट इज़ डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 8. वी आर कैलकुलेटिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट. प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज बिटवीन द फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड मैक्सिमम मोमेंट. ओके, माइनस इट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय I think total length is 4 meter.
सेंट्रल पॉइंट लोड है इसलिए ये फॉर्मूला है, अगर इसेंट्रिक रहता था उसके लिए अलग फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 8. इफ़ यू कैलकुलेट इट इज़ नथिंग बट योर 50, तो ये आ जाएगा -50 किलो न्यूटन मीटर. Similarly, we can calculate the MFBA. That MFBA is nothing but +50. चेक करोगे यहाँ पे it is clockwise. So you can take it is +50 kilonewton meter. Now, if you calculate these RA and RB, okay, horizontal में लिख रहा है तो इसको मैं नाम ऐसे देता हूँ, that is RX A. ओके, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर एक्स डिरेक्शन में यानी कि हॉरिजेंटल डिरेक्शन में कितना रिएक्शन आ रहा है, इट विल बी इक्वल्स टू आर एक्स बी. बिकॉज सिमेट्रिक है तो दोनों का रिएक्शन देखो ये 100 किलोन्यूटन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, बिकॉज बीच में परफेक्टली. अगर इसेंट्रिक रहता था तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग रहती थी, सो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर basic equilibrium equations. But now we can clearly observe that this 100 kilonewton is acting at the center, so we can distribute it as 50-50. सो दिस इज़ 50 किलोन्यूटन. देखो डायरेक्शन तुम लोग के हिसाब से तुम लोगों को क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है. लेट अस कंसिडर हम लोग टुवर्ड्स द राइट ही पॉजिटिव ले रहे हैं. ओके, और वी कैन से कि कोऑर्डिनेट हम लोगों ने दिया हुआ है, देखो ये टुवर्ड्स द राइट दिया है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ही -50 किलोन्यूटन. ये डायरेक्शन तुम लोग के ऊपर है. अगर तुम लोग टुवर्ड्स दी लेफ्ट पॉजिटिव पकड़ते हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव पकड़ते हो. लेकिन देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट डायरेक्शन जो रहेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अप्लाई करो, सो इट विल अवॉइड द कन्फ्यूजन बिटवीन द कंसिडरेशन ऑफ दिस वैल्यूज. सो आफ्टर गेटिंग दिस रिटर्न फिक्स्ड मोमेंट फॉर द नेक्स्ट मेंबर. देखो कौन सा मेंबर है यहाँ पे, बीसी मेंबर के लिए. ओके, सीडी के लिए तो कोई यहाँ पे लोडिंग ही नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू कंसिडर द फिक्स्ड मोमेंट फॉर द सीडी मेंबर. सो बीसी मेंबर अगर कंसिडर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो रिटर्न, इफ यू वांट वी कैन कंसिडर द डायग्राम हियर. BC, the member is subjected to UDL, so we can say on this point यहाँ पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज. दिस इज पॉइंट B और दिस इज C. the intensity is 20 kilonewton per meter. Okay, total length I think it is 4 meter. Yes, 4 meter. So simply take the fixed end moment. If you take MFBC, check it, MFBC it is anti-clockwise, so we can take it is negative, and your value is WL square divided by 12 because it's fixed end moment. So simply we will put the value, that is 20 multiplied by 4 square divided by 12. I think it is equals to, that is 20 into, just check it, what is the value, 12 into 4 square divided by, 20 into 4 square divided by 12, 26.667 kilonewton meter. आफ्टर दैट रिटर्न नेक्स्ट वैल्यू, वट एवर जो रिक्वायर्ड है वो सब निकाल के रखो. उधर में भी चांसेस कोई भी वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है. इट विल बी +26.667. ओके, बिकॉज सिमेट्रिक है तो दोनों साइड के ऊपर वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ तुम लोग का ये डायरेक्शन है वो अलग रहेगा. नाउ इफ़ यू कंसिडर दिस CD मेंबर, कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, सो वी कैन सिंपली से दैट इज MFCD इज इक्वल्स टू MFDC इज इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन नहीं निकाला है. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इट, कैलकुलेट करो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वर्टिकल अपना कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन निकाल के कुछ यूज़ नहीं होगा. सो वी विल अवॉइड दैट कैलकुलेशन. नाउ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट, देन फर्दर वी विल प्रोसीड फॉर PL मैट्रिक्स. ओके, ऑब्वियसली फॉर PL मैट्रिक्स ओनली हम लोगों ने यहाँ पे तुम लोगों का जो फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेशन किया हुआ है. सो इफ यू ऑब्जर्व द PL मैट्रिक्स, वैल्यूज देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3/1 का यहाँ पे PL मैट्रिक्स बनेगा. सो वी कैन सिंपली राइट P1L. P1L मतलब क्या होगा, दैट इज फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसमें कितना तुम लोगों का समेशन ऑफ रिएक्शंस आया वो अपने को देखना है. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज रोटेशन. रोटेशन है मतलब यहाँ पे किसका हम लोग समेशन लेंगे, दैट इज नथिंग बट मोमेंट्स. तो मोमेंट्स यानी कि BA और BC, ये दो मोमेंट्स यहाँ पे सम होगा. सो वी कैन सिंपली राइट दैट इज P1L इज नथिंग बट समेशन ऑफ MFBA
प्लीज़ बी स्पेसिफिक, ए बी नहीं लिखा है मैंने, बी ए लिखा है, प्लस एम एफ बी सी। ओके, तो जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने ये वैल्यूज़ निकाला हुआ है। बी ए तुम लोगों का +50 है और आई थिंक बी सी तुम लोगों का -26.667। सो वी कैन सिंपली राइट दैट इज़ 50 -26.667। सो 50 माइनस it is 23.333 किलो न्यूटन मीटर। सिंपली P2L के लिए भी सिमिलरली देखो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट, ओके, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज रोटेशन एट पॉइंट सी, सो वी हैव टू टेक समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट सी। तो सी के लिए यहाँ पे आएगा MFCB प्लस MFCD। सो इफ़ यू ऑब्जर्व MFCB का वैल्यू है अपने पास दैट 26.667 और तुम लोग का MFCD जो है इट इज़ 0, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट, वी कैन डायरेक्टली से 26.667। नाउ P3L के लिए देखो यहाँ पे तुम लोगों का थर्ड कोऑर्डिनेट जो है इट इज़ नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट सी एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट बी, ये दोनों का अपने को यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा। तो डी के ऊपर चेक करोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस सी डी मेंबर, कोई लोडिंग नहीं है, मतलब सी के ऊपर जो रिएक्शन आएगा इट विल बी 0। बी के ऊपर चेक करोगे यहाँ पे 100 है, मतलब यहाँ पे 50 आने वाला है बट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और कोऑर्डिनेट अपना क्या है टुवर्ड्स द राइट, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट मतलब इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है दैट इज़ RXB विल बी नथिंग बट -50। सो इफ़ यू वांट यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, इट विल बी समेशन ऑफ RXB प्लस समेशन ऑफ RXC, तो इट इज़ नथिंग बट -50 किलो न्यूटन। ओके, बिकॉज रिएक्शन तुम लोग का फोर्स जो रहेगा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन। आफ्टर गेटिंग दिस PL मैट्रिक्स, इफ़ यू वांट ये PL मैट्रिक्स साथ में लिख सकते हो तुम लोग, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम जो रहेगा 23.333, सेकेंड रो तुम लोग का 26.667 एंड थर्ड रो तुम लोग का रहेगा दैट इज़ -50। दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम। नाउ सिमिलरली मैं डायरेक्टली P मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ जो तुम लोग का लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रहता था इक्वेशन में। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर चेक करोगे, इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट देयर इज़ रोटेशन एट पॉइंट B, तो यहाँ पे कुछ मोमेंट है क्या? नहीं है, सो इट विल बी 0। सेकेंड में चेक करोगे, सेकेंड में C के ऊपर भी कोई मोमेंट नहीं है तो इट विल बी 0। थर्ड में चेक करोगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B और C, तो B और C के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग है क्या? है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 किलो न्यूटन है, सो दैट 40 किलो न्यूटन विल बी कंट्रीब्यूटेड फॉर द P मैट्रिक्स। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट है और ये 40 किलो न्यूटन का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ +40। दिस इज 0 0 +40। अगर यहाँ पे कुछ मोमेंट रहता था एक्सटर्नल B के ऊपर और C के ऊपर, तो भी वो कैपिटल P के अंदर ही आएगा। ओके, सो अपने को PL मैट्रिक्स मिल गया और कैपिटल P मैट्रिक्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द स्टिफनेस मैट्रिक्स। देखो यही इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टिफनेस मैट्रिक्स अभी यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्टेड शेप थोड़ा डिफरेंट आएगा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफ्लेक्टेड शेप। अगर वो अंडरस्टैंड हो गया तो हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए देखो तुम लोग पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स लिख के रखो सो दैट यू विल गेट द आइडिया। तुम लोग के ऊपर एक K लिखो या फिर S लिखो। IK का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, K11 K12 K13 K21 K22 K23 and third one that is K31 K32 and K33। ओके, सो इसके लिए चेक करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे तो टोटल ये कॉलम मिलेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे तो सेकेंड तुम लोगों को कॉलम मिलेगा टोटल। थर्ड कोऑर्डिनेट में यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे तो थर्ड कॉलम मिलेगा। तो 1 by 1 हम लोग कॉलम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज लेट अस टेक अप्लाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है अपना थीटा बी, सो वी विल अप्लाई थीटा बी इज इक्वल्स टू 1। एट दैट टाइम तुम लोगों का थीटा सी और डेल्टा ये 0 रहेगा। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम।
सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो ई आई का वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर होगा, सो डोंट नेग्लेक्ट द ई आई। वॉटेवर जो तुम लोग के पहले ही कॉलम्स और जो ये है तुम लोग के फिक्स पहले ही करने पड़ेंगे। सो वी कैन से हर एक जॉइंट जो रहेगा वो फिक्स ही रहेगा इनिशियली। सो वी कैन टेक दिस इज फिक्स्ड वन, ए पॉइंट देन डी पॉइंट, ये भी अपना फिक्स ही है फर्स्ट, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड कर दिया है। देन ई आई का वैल्यू यू हैव टू राइट इट, दिस इज सिंगल ई आई, दिस इज 2 ई आई, वो अपने को यूज़ होगा इसीलिए, एंड दिस इज ऑल्सो ई आई। नाउ वॉट एवर जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करेंगे। चेक करो, थीटा बी इज इक्वल्स टू 1। ओके, वेरी सिंपली देखना है अपने को, थीटा बी इज इक्वल्स टू 1। देखो अभी ये वर्टिकल है ऐसे, इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज में। वाई क्लॉकवाइज में? बिकॉज कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन हम लोगों ने क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो उसी डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। सो आफ्टर रोटेशन चेक करोगे तो ये कुछ ऐसा रोटेट होगा। ओके, दिस इज योर क्लॉकवाइज, थीटा बी इज इक्वल्स टू 1। सो नाउ डिफ्लेक्टेड शेप देखो, ये भी तुम लोगों का बिफोर डिफ्लेक्शन ये 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री रहना चाहिए, तो ये नीचे से निकलेगा। ये भी चेक करो, ये भी 90 डिग्री रहना चाहिए, तो ये भी ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली देखो, ये जो ए बी मेंबर है वो अलोंग दी सपोर्ट था ये लाइन के, तो ये भी अलोंग दी सपोर्ट के लाइन से ही निकलेगा। रिटर्न ये भी यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन करेगा। वॉटेवर ये डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से देखो, ये डिफ्लेक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो ये आगे नहीं जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू कंसिडर दैट सपोर्ट रिटर्न। लेट अस टेक, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हम लोग ले लेंगे। हर एक मेंबर का अलग अलग वैल्यू होता है। जब मैं बी ए की बात करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूवमेंट जनरेट होगा। बी सी के लिए भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूवमेंट जनरेट होगा। जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग रोटेशन अप्लाई करते हैं वहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होता है, दैट इज़ 4 ई आई बाई एल। बी ए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 ई आई, देखो ई आई का वैल्यू सिंगल ई आई, तो यह आ जाएगा 4 ई आई डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, आई थिंक इट इज़ 4 मीटर। इसका एक कैरी ओवर यानी कि फार एंड के ऊपर हाफ चला जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो यह आ जाएगा 2 ई आई डिवाइडेड बाय 4। BC के लिए चेक करो, BC के लिए देखो ई आई का वैल्यू कितना है 2 ई आई, और अपने को यहाँ पे कितना चाहिए 4 ई आई बाई एल, तो 4 इंटू 2 ई आई। इफ़ यू वांट यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। 4 इंटू 2 ई आई डिवाइडेड बाय लेंथ इज़ 4 मीटर। उसका ही कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे चला जाएगा फार एंड के ऊपर, जिसका वैल्यू रहेगा रिटर्न 2 ई आई डिवाइडेड बाई एल, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 ई आई डिवाइडेड बाय एल। ओके, तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है। ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 ई आई भी लिख दिया तो भी चलेगा। ओके, आफ्टर दैट देखो हम लोग अभी 1 बाय 1 वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट वन दैट इज K11। सिंपल, चेक करो K11 मतलब क्या है, दैट इज फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है अपना, थीटा बी। तो थीटा बी के लिए देखो कौन कौन सा मोमेंट है, ये वाला एक मोमेंट और ये वाला, दोनों का हम लोग समेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ई आई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इंटू 2 ई आई डिवाइडेड बाय 4। सो दोनों का जितना समेशन आ रहा है वी कैन चेक, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस इज़ 4। ओके, चाहिए तो दोनों निकाल सकते हो, दिस इज़ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 दैट इज़ 3 ई आई ओनली। रिटर्न देखो फर्स्ट कॉलम ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व सेकंड जो वैल्यू रहेगा K21। K21 मीन्स दैट इज फोर्स जनरेटेड इन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट देखो ये थीटा सी था अपना, तो थीटा सी के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे क्या है, मोमेंट एट पॉइंट सी, वो भी क्लॉकवाइज है, अपना कोऑर्डिनेट भी क्लॉकवाइज था, तो इसलिए ये पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 2 ई आई डिवाइडेड बाय 4। So it will be only single EI. And the last one that is K31. K31 मतलब क्या था, that is force generated in third coordinate. तो थर्ड कोऑर्डिनेट का फोर्स देखो मैंने निकाला नहीं है यहाँ पे।
थर्ड कोऑर्डिनेट जो है दैट इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो आएगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो बी और सी का अगर मैं रिएक्शन निकालता हूँ तो इट विल बी वर्टिकल। ओके, तो बी सी का कुछ रिलेशन नहीं रहेगा, रिलेशन रहेगा एक तो ए बी का अदरवाइज सी डी का। तो सी और डी देखो ये जो मोमेंट है वो सी बी है, सी डी नहीं है, तो इसका भी कुछ रिलेशन नहीं है। सी डी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो सी डी का कंट्रीब्यूशन विल बी ज़ीरो। ए बी का अगर चेक करोगे तो ए बी के ऊपर देखो यहाँ पे दो मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 2 EI/L और ये 4 EI/L, दोनों क्लॉकवाइज है। तो दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट को ज़ीरो करने के लिए देयर शुड बी वन कपल जनरेटेड बाय दी शेयर फोर्सेस। तो कपल देखो कैसे जनरेट होगा, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का मोमेंट का समेशन क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो कपल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए देखो दोनों फोर्सेस का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या रहेगा, इट शुड बी टूवर्ड्स दी लेफ्ट और इट शुड बी टूवर्ड्स दी राइट, तभी जाके ये एंटी क्लॉकवाइज कपल बनाएगा। और इसका वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी समेशन ऑफ दिस मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इसका समेशन ये 4 EI/L प्लस 2 EI/L डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये रहेगा 6 EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर रहेगा। ये सेम इसका भी सेम ही रहेगा 6 EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अभी देखो अपने को सिर्फ बी के ऊपर चाहिए कितना तुम लोगों को फोर्स जनरेट हुआ है, तो सिंपली वी कैन से 6 EI डिवाइडेड बाय L स्क्वायर ओनली। L स्क्वायर मीन्स टोटल लेंथ इज 4 मीटर। यहाँ पे चेक करो बी के ऊपर इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट है, बट इफ़ यू ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट देखो टुवर्ड्स द राइट था। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स द राइट है और हम लोगों ने जो रिएक्शन निकाला इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि दोनों का तुम लोग का ये अलग है डायरेक्शन, तो ये हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 3/8 लिख सकते हैं हम लोग। अगर फ्रैक्शन में भी लिखना है तो भी चलेगा। ओके, -3 EI डिवाइडेड बाय 8। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके ओके, बिकॉज मेथड बहुत सिंपल है, ये एक ही तुम लोगों को मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम आ सकता है। थीटा बी तो हम लोग अप्लाई करेंगे, डेल्टा अप्लाई करने का तुम लोगों ने सीखा नहीं, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया हुआ है। सर यस सर जो K31 दिया अपन ने, हाँ, तो सर उसमें 6 EI - 4 स्क्वायर वो किया ना, तो सर ये जो ये है भी 4 EI/4 2 EI/4 हाँ ये दोनों मोमेंट का समेशन किया डिवाइडेड बाय ओके लेन किया हम लोगों ने। ओके, दैट इज 6 EI। देखो ये 4 EI ये 2 EI मतलब ऊपर हो गया 6 EI, 4 है ऑलरेडी मतलब L, और डिवाइडेड बाय लेन किया हम लोगों ने। ये टोटल लेंथ है ए बी का 4 मीटर, तो इसलिए वो स्क्वायर हो गया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट वन। सेकेंड कॉलम के लिए अपने को सेकेंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे डिफ्लेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद दी अप्लाइंग डिफ्लेक्शन। और देखो लास्ट में ऑटोमेटिकली तुम लोगों को ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलने वाला है, डायगोनली सिमेट्रिक। ओके, सो लेट अस नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड वन दैट इज अप्लाई थीटा सी इज इक्वल्स टू 1। एट दैट टाइम तुम लोगों का थीटा बी और डेल्टा जो रहेगा इट विल बी 0। ओके, एट द टाइम हम लोग एक ही अप्लाई करेंगे। सो लेट अस कंसिडर रिटर्न, हम लोग यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। एक ही पेज के ऊपर तीनों मिलाया तो भी चलेगा, बट ओके पहले फिक्स तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग पहले फिक्स कर लेंगे। ये भी तुम लोगों का फिक्स ही है फर्स्ट। ओके, हॉरिटिकल में लिखा है, तुम लोग हॉरिजेंटल में भी लिखा तो भी चलेगा वैसे वो फिक्स, बट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफ्लेक्टेड शेप। ओके, वो उल्टा नहीं घूमना चाहिए। नाउ ई आई का वैल्यू भी अपने को लगने वाला है, सो वी विल राइट हियर ई आई, बिकॉज ई आई को अपने को मिस नहीं करना है यहाँ पे। उसके हिसाब से तुम लोगों का स्टिफनेस का वैल्यू जो है वो वैरी होता जाएगा। सो दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी, सी और डी। ऑलरेडी डिस्टेंसेस पता है, अगर नहीं पता है तो वो भी हम लोग लिख लेंगे, दैट इज़ 443 मीटर। ठीक है, चलो वी विल अप्लाई दी थीटा सी इज इक्वल्स टू 1। देखो ये वर्टिकल है, परफेक्टली उसको क्लॉकवाइज घुमाना है सिर्फ, तो ये क्लॉकवाइज कुछ ऐसे घूमेगा, इस साइड से घूम गया, मतलब ये भी मेंबर ऊपर चला जाएगा। देखो पहले
बिफोर डिफ्लेक्शन 90 डिग्री मेंटेन कर रहा था, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 90 डिग्री मेंटेन करना चाहिए। और इधर भी जाके ये फिक्स ही है, तो ये फिक्स रिटर्न 90 डिग्री पे ज्वाइन होना चाहिए। ये चेक करोगे अलॉन्ग दी सपोर्ट निकला था, तो ये भी अलॉन्ग दी सपोर्ट ही निकलना चाहिए। डिफ्लेक्टेड शेप थोड़ा सा ये बनाओ कि जिससे तुम लोगों को पता चले कि ये तुम लोग का बिफोर एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन एंगल तुम लोगों का 90 डिग्री है। यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। ओके, सो आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई। ये देखो, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज बीच में फिक्स सपोर्ट है। सिंपल सीडी मेंबर के ऊपर देखो, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई किया हम लोगों ने। सीबी के लिए भी यहाँ पे क्लॉकवाइज ही होगा। चाहिए तो यहाँ पे कलर दूसरा यूज़ करता हूँ मैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सेम उसके फार एंड के ऊपर यहाँ पे क्लॉकवाइज चला जाएगा, इसके भी फार एंड के ऊपर क्लॉकवाइज चला जाएगा। ओके, वैल्यू जो रहेगा वो तुम लोगों का डिपेंड रहेगा यहाँ पे लेंथ और ई आई के वैल्यू के ऊपर। सी डी ऑब्जर्व करोगे तो 4 ई आई बाई एल, तो ये आ जाएगा 4 ई आई देखो सिंगल ई आई है डिवाइडेड बाई एल, दैट इज़ 3। उसके फार एंड के ऊपर हाफ चला जाएगा, दैट इज़ 2 ई आई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी चेक करोगे दैट इज़ 4 इंटू ई आई। देखो 4 ई आई का वैल्यू 2 ई आई, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 ई आई लिख देता हूँ अभी। 8 ई आई डिवाइडेड बाय एल, दैट इज़ 4 मीटर। इसका हाफ चला जाएगा फार एंड के ऊपर, सो 2 ई आई डिवाइड बाई एल, दैट इज़ 4 ई आई डिवाइडेड बाई 4। इफ़ यू वांट, देखो अभी ए बी का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा थर्ड डायरेक्शन में बिकॉज उसके ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, बट सी डी का आएगा बिकॉज सी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट जनरेट हो रहा है। दोनों मूवमेंट देखो क्लॉकवाइज में, तो दोनों का समेशन रिजल्टेंट मूवमेंट भी क्लॉकवाइज में आएगा। सो वी कैन सिंपली से जो कपल जो आएगा शेयर फोर्सेस से, इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज आने के लिए देखो ये टुवर्ड्स द राइट रहेगा और ये टुवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा, तभी जाके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कपल बनेगा। और वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी समेशन ऑफ मोमेंट्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो दोनों का समेशन करो, 4 ई आई 2 ई आई आ जाएगा 6 ई आई। ओके, डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी है और 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। रिटर्न यहाँ पे भी 6 ई आई डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। सिंपली वी कैन टेक द वैल्यूज वन बाय वन। चेक करो कौन कौन सा आने वाला है तुम लोगों को। के फर्स्ट जो तुम लोगों का यूनिट है दैट इज K21 आई थिंक, सॉरी K12, फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके, चाहिए तो यहाँ पे कॉलम ऑब्जर्व करो, K12, K22 और K32 मिलने वाला है अपने को। तो K12 दैट इज फोर्स जनरेटेड इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया है, उसके लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितना फोर्स जनरेट हुआ, 4 ई आई डिवाइडेड बाय 4। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ 4 ई आई डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी नथिंग बट ई आई ओनली। रिटर्न नेक्स्ट वन दैट इज K22, दैट इज 4 जनरेटेड इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे देखो 2 हुआ है, 8 ई आई बाय 4 और 4 ई आई बाय 3। दोनों का समेशन लेना पड़ेगा, दोनों क्लॉकवाइज है तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बिकॉज अपना कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। अगर दोनों में से एक भी एंटी क्लॉकवाइज रहता था या फिर अपना कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहता था, तो उसके हिसाब से वो चला जाएगा। ये देखो ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज अपना कोऑर्डिनेट क्लॉकवाइज है और उसके अलॉन्ग तुम लोग के मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसलिए वो क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। सो जस्ट सिंप्लीफाइड, दोनों का समेशन आई थिंक इट इज 2 + 4/3, आई थिंक इट इज 3.33। 3 डिजिट मेंटेन करो, सो इट विल बी ओके फॉर अस। K32 दैट इज फोर्स जनरेटेड इन थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा था अपना, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है दैट इज 6 ई आई बाई 3 स्क्वायर। टूवर्ड्स द लेफ्ट है बट अपना कोऑर्डिनेट टूवर्ड्स द राइट है, तो सिंपली ये आ जाएगा -6 ई आई डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। सो 6/3 स्क्वायर अगर निकालोगे तो ये तुम लोग का फ्रैक्शन मिल सकता है 0.667, अदरवाइज 2/3। ओके, ये हो गया तुम लोगों का सेकेंड कॉलम। नाउ थर्ड कॉलम के लिए हम लोग जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज अप्लाई डेल्टा इज इक्वल्स टू 1
एट दैट टाइम तुम लोगों का थीटा बी और थीटा सी जो रहेगा इट विल बी 0। सिंपली यहाँ पे रिटर्न हम लोग डायग्राम बनाएंगे सेम। अभी ये तुम लोगों को थोड़ा डिफरेंट है